चीन युद्ध को भड़काना चाहता है, यह तो जगजाहिर है। चीन की हरकतों को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ताइवान ने युद्ध को लेकर क्या तैयारी की है, इसको भी जानना जरूरी है। ताइवान में भी जंग का माहौल बना हुआ है। ताइवान अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ताइवान ने 20 युद्धपोत और 75 लड़ाकू विमान जंग को लेकर तैयार किए हैं। ताइवान के लोग अपनी एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने के लिए तैयार है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर चीन और ताइवान के बीच के संभावित युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। जब चीन की ड्रैगन आर्मी ताइवान को निगल जाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, उस वक्त ताइवान के अंदर आखिर क्या हो रहा है? चीन के संभावित हमले को लेकर ताइवान की तैयारी आखिर क्या है? चेतावनी देने के लिए ताइवान पर चीन ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? क्या चीन का मुकाबला ताइवान कर सकेगा? और ताइवान में शेयर मार्केट का गिरना क्या युद्ध का संकेत है? सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये ताइवान की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें हैं। ये विमान नेटो और अमेरिका ने ताइवान को सौंपे हैं, लेकिन इन पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताइवान के लड़ाके, जो चीन को चुनौती देते हैं। ये हैं ताइवान की मिलिट्री के सुपर कमांडो, जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ताइवान की मिलिट्री हर वक्त चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान ने जो सैन्य अभ्यास किया है उसे वो हान कुन मिलिट्री ड्रिल कहता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये ताइवान के जहाज हैं जो समंदर में एक प्रकार की गैस छोड़ते हैं। इस गैस से बादल और धुएं का गुबार उठता है। इसकी वजह से चीन के इंफ्रा डिटेक्टर बेकार हो जाते हैं और वो चीन की फौजों को अलर्ट नहीं भेज पाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। सिर्फ यही नहीं, ताइवान की कोस्ट गार्ड ने समंदर के अंदर डायनामाइट लगाकर भी ब्लास्ट करवाए। इस तरह समंदर में धुएं के बादल उड़ाने का मकसद चीन की फौज को चकमा देना है और मूवमेंट को सिग्नल देने वाले चीन के हथियारों को बेकार करना है। अब ये तस्वीर देखिए। ताइवान के फाइटर जेट कैसे आसमान से समंदर में ब्लास्ट कर रहे हैं। ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अपनी पूरी जान लगाकर चाइनीज ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई ये समझने की भूल कर रहा है कि ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है और उसके पास वो ताकत नहीं है कि चीन का सामना कर सके, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। ये ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जो ताइवान के चेगांग क्लास फ्रिगेट युद्धपोत से लॉन्च की गई। ताइवान कोस्ट गार्ड ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई है। कैप्टन शू वेन ने इस अभ्यास में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन शू वेन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन का कोई भी युद्धपोत हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ताइवान की प्रेसिडेंट ने एक दो नहीं, पूरे 20 युद्धपोत ताइवान की सुरक्षा के लिए मिलिट्री ड्रिल में शामिल किए हैं। ताइवान के पास पूरा मैरीटाइम सर्विलांसिंग सिस्टम है, जो सदैव ताइवान को चीन की नेवी के मूवमेंट की जानकारी देता है। ताइवान ने अपने 70 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में उतार दिए हैं। ताइवान के पास 70 सी हेलीकॉप्टर हैं और ये समंदर के अंदर नेवी के मूवमेंट में मदद करते हैं।
युद्ध में सबसे बड़ा खतरा ताइवान को चीन की सबमरीन यानी पनडुब्बी से है। इसका मुकाबला करने के लिए ही ताइवान के पास एंटी सबमरीन फाइटर जेट है। ताइवान के पास चीन का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा है, यानी ताइवान की ताकत को तौलना भी चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा। ताइवान के टीवी न्यूज चैनलों पर भी इस वक्त युद्ध और ताइवान की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ताइवान एक द्वीप है, इसलिए यहाँ पर समुद्री तटों की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए ताइवान ने तटों की सुरक्षा के लिए भी जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। ये ताइवान का ताइपे समुद्र तट है और यहाँ सैन्य अभ्यास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जगह ताइवान में बहुत अहम सामरिक लोकेशन है। यहाँ धमाके करके तटीय युद्ध की प्रैक्टिस ताइवान के जवानों ने की है। अगर दोनों तरफ से फायर होंगे तो कैसे ताइवान की फौज मोर्चा संभालेगी, ये भी देखिए। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोप, हर तरह से ताइवान खुद को तैयार करने में लगा है और ये ताइवान के अंदर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये ताइवान के शिंचू शहर में तैनात फ्रांस के मिराज फाइटर जेट हैं। ताइवान की सुरक्षा में तैनात ये विमान भी चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास में शामिल है। इसरो ने आज 9:18 पर अपने पहले छोटे रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर दिया। इस मिशन को SSLV D1 EOS-2 कहा जा रहा है। इसरो के रॉकेट SSLV D1 ने श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उड़ान भरी। 500 किलोग्राम तक अधिकतम सामान ले जाने की क्षमता वाला यह रॉकेट एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2 को लेकर जा रहा है। इसे लेकर माइक्रो सैटेलाइट 2A के नाम से जाना जाता था। इसका वजन लगभग 142 किलोग्राम है। 750 छात्रों द्वारा निर्मित आजादी सेट को भी लॉन्च किया गया। बता दें कि SSLV उपग्रह 6 मीटर रिजोल्यूशन वाला एक इंफ्रारेड कैमरा भी लेकर जा रहा है और उस पर एक स्पेस किड्स इंडिया द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों के 750 छात्रों द्वारा निर्मित 8 किलोग्राम का आजादी सेट सैटेलाइट भी लगा है। स्पेस किड्स इंडिया के अनुसार इस परियोजना का महत्व यह है कि इसे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाया गया है। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ ही देश को तिलहन दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और शहरी प्रशासन के मामले पर विचार विमर्श होगा। इस बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश में जुड़े कई मुद्दों और अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा रही है। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान लागू करने की कवायद में प्रशासन की ओर से सड़क विस्तारीकरण में बाधक बन रहे अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। रविवार को सुबह 7 बजे प्रशासनिक अमला लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा और LNT और JCB से दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बता दें कि कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने के लिए मुख्य चौराहे से अग्रसेन तिराहे तक प्रशासन ने शनिवार से कार्रवाई शुरू की है। करने की जो कवायद शनिवार को शुरू की गई थी वो देर शाम तक चली और शनिवार को रात हो जाने की वजह से कार्रवाई रोक दी गई और आज रविवार के दिन भी प्रशासन की कार्रवाई बदस्तूर सुबह 7 बजे से जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बारी लाव लश्कारे के साथ सुबह 7 बजे यहाँ मौके पे पहुँचे और JCB और LNT मशीन की सहायता से जो सड़क विस्तारीकरण में जो संरचनाएँ आ रही थी उनको ध्वस्त किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से LNT मशीन है, जो JCB है वो मौके पर है, जो कार्रवाई करने में लगी हुई है। JCB की मशीन के साथ ऐसे जो संरचनाएं हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो एक बिल्डिंग है, मैं दिखाना चाहूँगा इस बिल्डिंग को, जो आगे का हिस्सा है उसको है जो टेक्निकल टीम है उसकी
जो ड्रिल मशीन है उसकी सहायता से इसको हटाया जा रहा है। जो इसके बाद जब ये बिल्डिंग ड्रिल मशीन से पूरी कट जाएगी, इसका आधा हिस्सा है जो नीचे गिरा दिया जाएगा, जो LNT मशीन है उसकी सहायता से इसको ध्वस्त किया जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो मलबा है, जो कभी यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुआ करती थी, आज है जो मलबे के रूप में ढेर हो चुकी हैं। और ये जो मलबा है जो काफ़ी अपने आप में एक कहानी कहने की स्थिति में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मलबा है जो यहाँ पे बिखरा पड़ा है। प्रशासन है जो काफ़ी यहाँ मुस्तैद है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें। दौसा शहर की सड़कों पर आज सुबह बड़ी संख्या में आवारा गोवंश दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान चारों और गोवंश नजर आए। इन गोवंशों के पीछे कुछ लोग बड़ी बड़ी लाठियां लेकर चल रहे थे और इनको वहां से खदेड़ रहे थे। दरअसल दौसा शहर में आतंक का पर्याय बने इन गोवंश को शहर से बाहर निकालने के लिए आज दौसा नगर परिषद की टीम के द्वारा अभियान चलाया गया, जहां आवारा सांडों को खदेड़ कर गौशालाओं तक पहुंचाया गया। ये तस्वीरें दौसा शहर की हैं। यहां पर आए दिन आवारा सांडों का भय, बाजार में लोग परेशान, महिलाओं और बच्चों पर हमलों से परेशान लोगों ने इन आवारा गायों और सांडों को गौशालाओं तक पहुंचाया। जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर की मौत। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर की मौत हुई। गोल्डन पैंथर शिवाजी की पार्क में मौत हो गई। शिवा पैंथर को डिस्प्ले एरिया में छोड़ा गया था। हालांकि वन्य जीव विभाग इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। राजधानी जयपुर में आज झमाझम बरसात ने तापमान में गिरावट ला दी और गर्मी से लोगों को राहत की सांस मिली। तेज बरसात में दोपहिया वाहन वालों ने फ्लाईओवर के नीचे शरण ली और चौपहिया वाहनों के पहिए पानी में डूबते नजर आए। हालांकि छुट्टी का दिन होने के कारण ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन बरसात से सड़क पर पानी भर गया और कम ट्रैफिक भी रुक रुक कर चलने लगा। हमेशा की तरह प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आई और जल भराव की समस्या देखने को मिली। मुझे पकड़ा, इधर निकल के काका छोड़ दे, मेरे को भेजोगा यार, मेरे बीच में से तो निकाल, यहाँ हाथ से उधर निकालता। कोरोना महामारी ने पिछले 2 साल से विदेशी पर्यटकों को जैसलमेर की स्वर्ण भूमि पर आने से रोक रखा था, लेकिन इन दिनों रोजाना करीब 40 से 50 विदेशी पर्यटक घूमने के लिए भारत की पश्चिमी सीमा के इस पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। इससे जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों में कोरोना काल से पहली वाली खुशी नजर आ रही है। पिछले 2 सालों में विदेशी पर्यटक अब सबसे ज्यादा सैलानी यहां पहुंचे हैं। I came from Spain. Always I would like to travel to India, and at this moment I'm enjoying a lot. हैंडीक्राफ्ट के जो भी व्यवसायी हैं उनको अपन उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अच्छा फायदा होने की संभावना है। ये तो आने वाले पर्यटन व्यवसाय टूरिस्टों के आने पे यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और आने वाले टाइम में पैलेस ऑन व्हील्स उसकी भी शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि अगर शुरुआत ऐसी है तो आने वाली सीजन जब बूम पर होगी तो विदेशी पर्यटकों का बड़ा लवाजमा जैसलमेर को मिलेगा, जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, साथ ही साथ यहाँ के लोगों के चेहरों पर एक अलग खुशी आएगी, क्योंकि जब विदेशी जैसलमेर आते हैं तो यहाँ की कला का असली कदरदानी वही करते हैं। 1980 के बाद लगातार जब विदेशी पर्यटक आए थे तो बड़ी खुशनुमा माहौल था और पिछले 2 साल का जो दुख दर्द है, जो मायूसी है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने की उम्मीद है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। झुंझुनू में लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर ने प्रभावित इलाके में गौशाला और नंदीशालाओं में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने इस बात पर संतोष जताया कि जिले में संक्रमण फैला जरूर है, लेकिन हालात नियंत्रण में। उन्होंने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने
लंपी स्किन डिसीज को लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा नियंत्रण कक्ष की, जहां पर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है और जो 38 टीमें बनी हैं उन तक ग्रामीणों की सूचनाएं पहुंचाने का काम अब नियंत्रण कक्ष कर रहा है। नियंत्रण कक्ष में लगातार जो है वो शिकायतें दर्ज की जा रही है और सारी प्रकरणों को उस संबंधित अधिकारियों तक, उन कर्मचारियों तक पहुंचा जा रहा है। पशुपालन विभाग से जो है वो संबंध बिठाकर ये सारी लंपी स्किन डिसीज की जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, रजिस्टर्ड में जो है वो टोटल एंट्रीज है, कौन कौन सी एंट्री की जा रही है वो भी देख लेते हैं। शिकायतकर्ता के साथ साथ सूचना देने वाले का जो नाम है, मोबाइल नंबर है, शिकायतकर्ता का पता और संबंधित निस्तारण हेतु क्या कुछ सूचनाएं आगे प्रसारित की गई है उसके बारे में भी जो है वो पूरी डिटेल यहाँ पर रखी जा रही है। ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि कितना जो है वो अलर्ट प्रशासन हो चुका है इस सारी बीमारी को बढ़ते हुए देखकर। रोगग्रस्त सर्वे भी किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम किस तरह कार्य कर रहा है? कंट्रोल रूम बहुत बढ़िया अच्छी तरह से कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर मैडम जी ने जो निर्देशित किया है उसी आधार पर जो अभी बीमारी वर्तमान में चल रही है उसके लिए हम जो हमारे पास जहाँ से शिकायत आती है तो वहाँ जा करके हम उनको संबंधित वहाँ डॉक्टर साहब को अवगत करा देते हैं टीम के आधार पर, और काफी जो भी शिकायतें आती हैं हम उसी आधार पर उनको सूचना दे देते हैं। बात करें तो कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरे पे सहयोगी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते हुए इनसे बातचीत हो रही है। क्या कुछ जो है सुबह से मॉनिटरिंग चल रही है, कल स्थापित हो चुका है, कितनी तैयारियां और कितना जो है वो सूचना मिली है? देखिए लगभग कल से जो ये प्रारंभ हुआ है यहाँ पे जो लंबी स्किन। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 24 घंटे से 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए एडमिशन प्रक्रिया को पूरी करने की मांग को लेकर लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ वो बातचीत और लिखित आश्वासन चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान यूनिवर्सिटी उनको लिखित में किसी तरीके का कोई आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि वो अगर एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो वो वोट या मतदान किस तरीके से करेंगे। यार फिर आप नाराज हो जाओगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।